आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। डाउटनेट ऐप। हेलो गाइस, तो ये हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पार्ट 5। ओके, लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कैसे होता है। उसके अंदर हमने पढ़ा था न्यूरल रेगुलेशन एंड केमिकल रेगुलेशन। ओके, अब इस टॉपिक के अंदर क्या कह सकते हैं, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे सिर्फ डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम और कुछ ऐसी कंडीशंस पढ़ेंगे, ठीक है, जो एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हमसे पूछी जाती हैं कि जब ऑक्सीजन आपके ब्लड में कम होता है उस कंडीशन को क्या कहते हैं, ठीक है, या जब एटमॉस्फेयर में कम होता है आपको मिल नहीं पाता उसको क्या कहते हैं। तो ऐसे 3-4 अपनी कंडीशंस होती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डिसऑर्डर यहाँ पे क्या दे रखा है, अस्थमा। अब देखो अस्थमा जो है बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि इसके कॉजेज क्या है, कि ये होता क्यों है, ठीक है। तो पहली बात, जो अपने ये फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, डस्ट हो गया, पोलन ग्रेन्स, कुछ इंडिविजुअल्स को पोलन ग्रेन से क्या होती है, एलर्जी होती है, ओके। और ऐसे सब्सटेंसेस जो एलर्जी कॉज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एलर्जेंस। तो जब ये एलर्जेंस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो वहाँ पे एक कह सकते हैं एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और उन एलर्जिक रिएक्शन की वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे अपने जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है ये प्रोड्यूस करता है क्या, एक्स्ट्रा म्यूकस। अभी हम यहाँ पे डायग्राम भी देखेंगे। तो एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से जब आप ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं तो एक विस्लिंग वॉइस आता है और उस विस्लिंग वॉइस को यहाँ पे हम क्या कहते हैं, व्हीजिंग, ठीक है। तो बेसिकली एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि ऐसी कौन सी डिसीज है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हीजिंग साउंड, तो वो हमें मिलता है किसके अंदर, अस्थमा के अंदर, ओके। तो यहाँ पे देखो हमने अस्थमा का एक डायग्राम भी पेश कर रखा है। तो ये है नॉर्मल लंग्स वाला केस, ठीक है। यहाँ पे अपनी ब्रोंक्यूल्स जो हैं और ब्रोंकाई जो है ये नॉर्मल है, लेकिन इस एस्थमेटिक पेशेंट में क्या हो रखा है, देखो ये जो मसल है ये टाइटन हो चुकी है, इसको हम क्या कहते हैं, मसल स्पैज्म। तो यहाँ पे मसल्स स्पैज्म हो जाता है, मसल्स का वीकेंड से कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है, किसकी मसल्स का, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स का। साथ ही साथ इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिसकी वजह से आप देख सकते हैं ये स्वेल कर चुका है, ओके। और स्वेल तो कर चुका है, साथ ही साथ यहाँ पे ये देखो एक्सेस ऑफ म्यूकस, येलो कलर का फ्लूइड क्या है, एक्सेस ऑफ म्यूकस। यहाँ पे म्यूकस कितना कम है, ठीक है, यहाँ पे एक्सेस ऑफ म्यूकस हो रहा है। अब यहाँ पे अल्टीमेटली जो एयर के लिए पैसेज है, ठीक है, पैसेज किसके लिए, फॉर एयर, ये बहुत कम हो चुका है। तो जब इस पैसेज के थ्रू एयर अपना पास होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, विस्लिंग साउंड, जिसको हम क्या कहते हैं, व्हीजिंग साउंड, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि अस्थमा के अंदर हमारा क्या आता है, व्हीजिंग साउंड। और यहाँ पे क्या क्या सिम्टम्स है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है किसका, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स का। तो दो तरीके से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकता है इसमें, और कोई केस नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे क्या, एम्फिसीमा। अब देखो एम्फिसीमा जो है अपना ये है क्रोनिक डिसऑर्डर, ओके। क्रोनिक डिसऑर्डर यानी कि ऐसा डिसऑर्डर जिसके इफेक्ट जो है वो लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, ओके। अब इसमें होता क्या है और ये किस तरीके से कह सकते हैं, एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे अपनी एल्वेलर वॉल्स जो होती हैं ये हो जाती हैं डैमेज, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया जो होता है अपना वो कर जाता है डिक्रीज, ठीक है। अब कैसे डिक्रीज होता है और फिर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ को हम समझते हैं डायग्राम की हेल्प से, ओके। आपको याद क्या रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन सिंपली पूछेंगे कि ऐसी कौन सी डिसीज़ है जिसके अंदर एल्वेलर वॉल्स का डैमेज हो जाता है, तो एम्फिसीमा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा कि ऐसी कौन सी डिसीज़ है जो सिगरेट स्मोकर्स के अंदर, ओके, देखने को मिलती है, तो वो भी अपनी कौन सी होगी, एम्फिसीमा होगी, ओके। तो अब इसका भी हम एक डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है डायग्राम एक नॉर्मल इंडिविजुअल का, ओके, और ये है डायग्राम अपना एम्फिसीमिक इंडिविजुअल का। तो इस केस में आपको एल्वेलाइज कैसे दिख रहे हैं, एकदम अच्छे से स्वॉलन दिख रहे हैं, ठीक है, इलास्टिक दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रखा है, अपने एम्फिसीमस के इस एम्फिसीमिक पेशेंट के अंदर एल्वेलाइज जो है उसकी इनर वॉल्स देखो, यहाँ पे इनर वॉल्स कैसी हैं,
वेल डेवलप्ड है। यहाँ पे इनर वॉल्स कर गई हैं डैमेज्ड, इलास्टिसिटी ये भी हो गई है लॉस्ट। ठीक है, अब इनर वॉल्स डैमेज हो गई तो पहले क्या था, पूरे के पूरे यहाँ पे इसको ब्लैक से मार्क करते हैं, ये भी गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करे थे, ये भी गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करे थे, ये भी पार्टिसिपेट करे थे, लेकिन अब ये वॉल्स डैमेज हो चुकी हैं। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं पहले हमारे पास, अगर इसको स्ट्रेट लाइन में एज अ सरफेस एरिया रिप्रेजेंट करें तो पहले हमारे पास इतना सारा सरफेस एरिया था और हर उसके थ्रू, यानी कि इस पूरे सरफेस एरिया के थ्रू O2 का एक्सचेंज हो रहा था। लेकिन अब बीच बीच में कुछ अपना डैमेज हो चुका है, यानी कि ये डैमेज हो चुका है एम्फीसेमिक पेशेंट के अंदर, तो सरफेस एरिया अल्टीमेटली अपना रिड्यूस कर गया, यानी कि इतना हो चुका है। तो अब सिर्फ इतने ही सरफेस एरिया के थ्रू O2 का एक्सचेंज होगा। ठीक है, यानी कि पर्सन को अब क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंटली ब्रीथ करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी अपना एक सिम्टम है, अपने जो एम्फीसेमिक पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर फ्रीक्वेंट ब्रीदिंग आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और आई गेस अब आप ये भी समझ गए हैं कि कैसे इस डिसीज़ के अंदर अपना सरफेस एरिया जो है वो रिड्यूस कर जाता है। ओके, वापस आते हैं एनसीईआरटी पे। अब लास्ट जो अपने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर यहाँ पे बचे हैं वो है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अब ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं, सारा राज छुपा है नाम में, ऑक्यूपेशन और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, यानी कि ऐसे डिसऑर्डर्स, ऐसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो किसकी वजह से हो, पर्सन्स के ऑक्यूपेशन की वजह से। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आप किसी सिलिका फैक्ट्री में काम कर रहे हो। ठीक है, अब बहुत टाइम से ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि जब कोई इंडिविजुअल बहुत टाइम से उसी इन्वायरमेंट में रह रहा है तो उसका होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो बहुत टाइम से आप किसी सिलिका फैक्ट्री में काम कर रहे हो। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ, अब वहाँ पे बहुत टाइम से आप इनहेल कर रहे हो सिलिका, धीरे धीरे वो सिलिका आपके लंग्स में जाके डिपॉजिट होता, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो आपकी लंग्स के जो टिश्यू है उसको इन्फ्लामेट कर देगा या फिब्रोसिस कर देगा। फिब्रोसिस क्या होता है, बेसिकली जो फिब्रस टिश्यू प्रेजेंट होता है लंग्स के अंदर उसका प्लोरिफ्रेशन कर देगा। ठीक है, या आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे स्टोन ब्रेकिंग या ग्राइंडिंग होता है, अब वहाँ पे तो और भी ज़्यादा डस्ट उड़ेगा। अब वो डस्ट को रोकने के लिए आपके जैसे नॉस्ट्रल्स होता है और लंग्स के अंदर हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी पैसेज में प्रेजेंट होता है म्यूकस जो डस्ट को ट्रैप करता है, वो भी सफिशिएंट नहीं होता। तो बॉडी का बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म भी काम नहीं कर पाता उन डस्ट पार्टिकल्स को रोकने के लिए। ठीक है, अल्टीमेटली वो धीरे धीरे डस्ट वगैरह जो होते हैं आके सेटल डाउन करते रहते हैं हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज के अंदर और फिर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन। ठीक है, टू फिब्रोसिस, यानी कि प्लोरिफ्रेशन किसका, ऑफ फिब्रस टिश्यू। ठीक है, जिसकी वजह से सीरियस लंग डैमेज हो जाता है। अब इसको कैसे रोका जा सकता है, सिंपल सा तरीका है कि अगर आप ऐसी फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं तो प्रोटेक्टिव मास्क पहन के रखें। अब अपने दो इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं जिनका नाम पता होना चाहिए, और वो कौन कौन से हैं। एक है अपना सिलिकोसिस, ओके, और दूसरा है अपना यहाँ पे एस्बेस्टोसिस। तो दोनों ही सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फैक्ट्रीज होती हैं और यूजुअली वहाँ के इंडिविजुअल्स में ही जो इन फैक्ट्रीज में काम करते हैं उसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपना ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, लेकिन हमने कहा था कि हम कुछ ऐसी कंडीशंस के बारे में भी स्टडी करेंगे जो ऑक्सीजन से रिलेटेड होती है। अब वो एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा, बट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं एग्जाम में एक बार ही आ ही जाता है, तो वो हम देख लेते हैं कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। अब देखो उससे पहले यहाँ पे हम एक और केस पढ़ते हैं, बेसिकली इसको भी आप रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में डाल सकते हैं, और वो है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ओके, अब ये होता क्या है बेसिकली, अभी तक हमने क्या देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड का और हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ऑक्सीजन का और हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ओके, लेकिन होता क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, इसके पास भी कैपेबिलिटी होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की, किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। इनका नाम हमें पता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसके कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही आता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन के कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं। ठीक है, अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये कब प्रोड्यूस होता है, जब कभी इनकम्प्लीट कंबंशन होता है। जैसे कि मान लो होता क्या था कि पुराने ज़माने में या आजकल के टाइम में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने रूम्स के अंदर लकड़ियाँ जला के सोते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग विंटर्स। अब उस केस में क्या होगा कि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता वुड्स को, तो उनका इनकम्प्लीट कंबंशन होता है और वहाँ पे प्रोडक्शन होता है किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का।
अब कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी किसके लिए, हीमोग्लोबिन के लिए, कंपेरेटिवली टू ऑक्सीजन अप्रॉक्सीमेटली 250 टाइम्स मोर होती है। तो एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी ऑक्सीजन से कितनी ज़्यादा है हीमोग्लोबिन के लिए, तो कितनी है, 250 टाइम्स मोर। मोर ओवर अपना कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है किसके कंपैरिजन में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन में। ठीक है, अब इंडिविजुअल जो है अपने रूम में सो रहा है, अब वहाँ पे रूम के अंदर क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ गया, तो अब जैसे ही वो मोनोऑक्साइड बढ़ जाएगा वो धीरे धीरे उसके हीमोग्लोबिन से बाइंड होता रहेगा। अब जैसे कि हमने बोला कि ये ज़्यादा स्टेबल है, तो जब एक बारी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन कंबाइन कर जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, तो ये इजीली डिसोसिएट नहीं हो पाता। अल्टीमेटली उस इंडिविजुअल के ब्लड में लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हो जाता है, यानी कि अब O2 बाइंड नहीं कर पा रहा, तो लो O2 मिलता है उसके सेल्स को, तो वो फील करता है क्या, डिजीनेस, ठीक है, और हेडेक, और यहाँ पे होता है नौसिया। और अगर प्रोलॉन्ग्ड कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाए, ठीक है, यानी कि बहुत टाइम तक उसको पता ही नहीं लगे, तो फिर क्या होगा, एक पॉइंट के बाद O2 के लिए बिल्कुल भी हीमोग्लोबिन नहीं बचेगा बाइंड करने के लिए, तो अल्टीमेटली सफोकेशन से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट था। एक यहाँ पे और आता है सार्स। सार्स बेसिकली अपना क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब ये किससे होता है, तो देखो इन्फ्लुएंजा वायरस का ही, ठीक है, जो कॉमन कोल्ड वगैरह करता है उसी का एक स्ट्रेन होता है, तो उससे ही हमें क्या होता है, ये सार्स भी होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस क्या याद रखना है, इसका फुल फॉर्म, ठीक है, सिम्टम्स वगैरह के बारे में इसमें कुछ नहीं पूछते हैं, बस फुल फॉर्म आता है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस हमने फुल फॉर्म के लिए आपको ये बता दिया, फुल फॉर्म याद रखना है। अब हमने कहा था कि हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, ऑक्सीजन की कुछ कंडीशंस के बारे में, ठीक है, तो उसको स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्या, हाइपॉक्सिया। अब हाइपॉक्सिया होता क्या है, तो जब O2 की शॉर्टेज होती है किसके अंदर, टिश्यूज़ के अंदर, और सिंपली वी कैन से बॉडी के अंदर, उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपॉक्सिया। अब ये जो O2 की शॉर्टेज है ये किसी भी वजह से हो सकती है, हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर RBCs कम हो, या हार्ट की जो पंपिंग एक्टिविटी है वो कम हो जाए, ठीक है, जब एटमॉस्फेयर में ही जैसे ऑक्सीजन कम हो तो भी हाइपॉक्सिया हो सकता है। कहाँ पे कम होता है, हाई एल्टीट्यूड्स पे ऑक्सीजन कम होता है, ठीक है, तो ऐसे अपने हाइपॉक्सिया डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला जो अपना हाइपॉक्सिया है यहाँ पे वो है एनीमिक हाइपॉक्सिया। तो अब ये नाम से ही पता लग रहा है, अनीमिया क्या होता है, जब RBCs का काउंट कम होता है तो उसको हम कहते हैं ऐसे इंडिविजुअल्स को अनीमिया। तो जब RBCs कम होंगे, अब RBCs के अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, तो अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा, और हीमोग्लोबिन का ही काम क्या होता है, O2 कैरी करना। तो जब आपके ब्लड में O2 कैरी करने के लिए कह सकते हैं कि आपके पास सामान है, लेकिन सामान को कैरी करने के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं है, ठीक है, तो अल्टीमेटली टिश्यूज़ के पास ये सामान नहीं पहुंच पाएगा, और आप सफ़र करेंगे किससे, फ्रॉम O2 शॉर्टेज, ठीक है। तो ऐसे केस को क्या कह सकते हैं, इस हाइपॉक्सिया को हम क्या कहते हैं, अनीमिक हाइपॉक्सिया। दूसरा यहाँ पे आता है स्टैग्नेंट हाइपॉक्सिया। ओके, अब स्टैग्नेंट हाइपॉक्सिया किसकी वजह से होता है, ड्यू टू हार्ट फेलियर, यानी कि अब आपके पास O2 भी है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट भी है, लेकिन ट्रांसपोर्ट के लिए फ्यूल नहीं है। हार्ट का काम क्या होता है कि RBCs को पंप करना, यानी कि ब्लड को पंप करना, ठीक है, तो आपके पास अब की बारी फ्यूल नहीं है, तो अल्टीमेटली ये जो ट्रांसपोर्ट है या व्हीकल जो है अपना हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजन को लेके, सब्सटेंस को लेके टिश्यूज़ के पास नहीं पहुंच पाएगा, और अल्टीमेटली हम सफ़र करेंगे किससे, फ्रॉम लैक ऑफ O2 से, फिर से क्या हो जाएगा, हाइपॉक्सिया, ठीक है। तो या तो हम ये लिख सकते हैं ड्यू टू हार्ट फेलियर और रिड्यूस्ड पंपिंग एक्टिविटी किसकी, ऑफ हार्ट, ठीक है। आते हैं हम नेक्स्ट केस पे। तो थर्ड केस यहाँ पे अपना आता है हाइपॉक्सिक, यहाँ पे बीच में आएगा आई, ठीक है, हाइपॉक्सिक हाइपॉक्सिया। तो अब ये किस वजह से होता है कि जब एटमॉस्फेयर में O2 ही कम है, तो अभी चलो सब्सटेंस तो दोनों बारी हमारे पास था, लेकिन अब सब्सटेंस ही हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो अब जब यही नहीं है तो उसको टिश्यूज़ के पास कैसे पहुँचाएंगे, चाहे आपके पास ट्रांसपोर्ट हो या उसको पंप करने के लिए फ्यूल भी हो, ठीक है। और ये कंडीशन हमें यूजुअली कहाँ पे देखने को मिलती है, हायर एल्टीट्यूड्स में। हायर एल्टीट्यूड्स में क्या होता है, ऑक्सीजन
कम होता है। दैट्स वाई हायर एल्टीट्यूड्स के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उसके अंदर आरबीसीज ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और फोर्थ केस है अपना हाइपोक्सिया का, वो है क्या, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। अब इस केस में सब कुछ है, मतलब कि अपने पास O2 अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, आरबीसीज भी हैं और हार्ट भी पंप कर रहा है इस अच्छे से ब्लड, यानी कि हार्ट फेलियर भी कुछ नहीं है। बट होता क्या है कि यहाँ पे अपने सेल्स और वी कैन से टिश्यूज़ ये O2 को यूटिलाइज ही नहीं कर पाते, यानी कि इनके अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि O2 का अपटेक नहीं कर पाते। ठीक है, तो वो कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। तो अब यहाँ पे किसी की गलती नहीं है, यहाँ पे टिश्यूज़ हो रहे हैं या मतलब कह सकते हैं अपने सेल्स जो हैं वो खुद ही O2 को अपटेक नहीं कर पाते या उनमें O2 डिफ्यूज़ नहीं कर पाता। तो अल्टीमेटली वो फिर जो बाकी के एरोबिक प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, कैटाबॉलिज्म वगैरह, उसको परफॉर्म नहीं कर पाते। ओके, तो ये हो गया अपना हाइपोक्सिया कंप्लीट। अब बस दो इंपॉर्टेंट टर्म्स और हैं हमारे, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ठीक है, एक है यहाँ पे साइनोसिस और दूसरा है यहाँ पे अपना मायोग्लोबिन। तो सबसे पहले मायोग्लोबिन ही देख लेते हैं। देखो, हीमोग्लोबिन की तरह मायोग्लोबिन भी अपना क्या है, पिगमेंट है, बट ये प्रेजेंट होता है किसके अंदर, सिर्फ मसल्स के अंदर। ठीक है, क्यों, क्योंकि मसल्स ज़्यादा काम करती हैं। ठीक है, ऐसी मसल्स जिसका ज़्यादा मतलब काम करना होता है तो ज़्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज करेंगे। तो जो मायोग्लोबिन होता है अपना, इसका एफिनिटी ये भी ज़्यादा होता है किसके लिए, फॉर O2 कंपेयर टू हीमोग्लोबिन। ठीक है, डिफरेंस क्या है कि मायोग्लोबिन के अंदर सिर्फ एक Fe2+ ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि अपने हीमोग्लोबिन के अंदर कितने थे, हीमोग्लोबिन के अंदर थे 4 Fe2+। ठीक है, इसी से रिलेटेड देखो एक और अपना पिगमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मिथैमोग्लोबिन। ओके, अब वो ऑक्सीजन तो कैरी नहीं करता, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि हीमोग्लोबिन और मिथैमोग्लोबिन में क्या डिफरेंस है। तो एक तो वो ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करता, दूसरा उसके अंदर प्रेजेंट होता है Fe3+ आयन। ठीक है, यहाँ पे कैसा था, Fe2+। तो ये देखो बेसिकली सारा आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जा रहा है, ये प्रीवियस ईयर के बेसिस के ऊपर यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चंस देखे गए हैं, इसलिए ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जा रहा है। ठीक है, बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो कहाँ तक था, हाइपोक्सिया तक था। आते हैं हम अपने साइनोसिस पे। तो साइनोसिस बेसिकली वो कंडीशन है जिसके अंदर आपकी स्किन का कलर ऑफ स्किन हो गया, ठीक है, और नेल्स, साथ ही साथ आईज एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ये कैसा हो जाता है, सब हो जाता है ब्लू। ठीक है, तो एक तो एग्जाम में पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर कलर ऑफ स्किन वगैरह, नेल्स वगैरह सब ब्लू हो जाता है, तो साइनोसिस। अब क्यों होता है, क्योंकि अपना जो साइनोसिस है इसके अंदर हो जाती है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी। अब ये ऑक्सीजन डेफिशिएंसी क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे साइनाइड ये बाइंड कर जाता है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। ओके, जैसे कि कभी कभी आप ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे साइनाइड का स्मोक हो। ठीक है, अब उस केस में क्या होगा कि O2 की जगह आप साइनाइड इनहेल कर लेंगे और इनहेल करने के बाद ये साइनाइड जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगा और फिर O2 बाइंड नहीं कर पाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, कम होता रहेगा। ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इंक्रीज कर जाएगा उसका कंसंट्रेशन, जिस वजह से ये जो बेसिक स्किन होती हैं अपनी और आइज़ वगैरह जो होती हैं वहाँ पे भी हमें कैसा कलर दिखता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरह ब्लू कलर। ओके, तो ये होता है अपना साइनोसिस का केस। बेसिकली अपना क्या है, इसको आप साइनोसिस कह सकते हैं या साइनाइड पॉइजनिंग भी कह सकते हैं। ओके, आपको दोनों नाम याद रखने हैं। एग्जाम में देखो पूछेंगे क्या, वही जो मैंने बताया था कि कौन सी डिसीज़ है जिसके अंदर आपकी स्किन का कलर ब्लू वगैरह हो जाता है, डेट्स इट। ज़्यादा डिटेल में नहीं आता ये भी। ओके, तो ये हो गया अपना एडिशनल इन्फॉर्मेशन ख़त्म। यहाँ से मायोग्लोबिन, मिथैमोग्लोबिन सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन था, और उसके ऊपर जो हमने बताया था हाइपोक्सिया के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सार्स हो गया और इसके ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से। तो यहाँ पे अपना ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज पार्ट 5 होता है कंप्लीट, और साथ ही साथ ये चैप्टर भी होता है अपना कंप्लीट।
थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।